नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं कि काला धन कैसे उत्पादित होता है, यानी काला धन कैसे पैदा होता है और ये कौन पैदा करता है और कहाँ से ये पैदा होता है। तो दोस्तों, काले धन के बारे में आपने बहुत ही सुना होता है कि काला धन वह है कि जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। और टैक्स क्यों नहीं दिया जाता है? हर आदमी, यदि कोई आदमी है तो वो धन पैदा करता है तो वो उस पर टैक्स देने के लिए राजी होता है और टैक्स देने को तैयार होता है। लेकिन ये कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है कि मनुष्य के सामने कोई ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं जिनसे कि वो टैक्स की चोरी करता है। और टैक्स की चोरी करना किसी का स्वभाव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वाभाविक ईमानदार होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों को बस वो बेईमान हो जाता है। तो देखते हैं कि ये काला धन कैसे बनता है। तो दोस्तों, हमारे समाज में कई वर्ग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। यानी कि एक उत्पादक वर्ग है जो कि कार्य करता है उत्पादन करने का, लेकिन जब ये उत्पादक वर्ग कार्य करेगा तो इसे श्रमिकों की ज़रूरत होगी। तो दूसरा वर्ग श्रमिक है जो उस उत्पादन में भाग लेता है और अपना श्रम दान करके और उसके बदले मजदूरी लेकर और कार्य करता है। तो वहीं तीसरा एक हमारे समाज में ये है प्रशासक वर्ग और एक शासक वर्ग है। यानी ये शासक और प्रशासक वर्ग ये हैं कि जो हमारे समाज पर हुकूमत करते हैं और हमारे लोगों के लिए कानून बनाते और उन्हें लागू करते हैं। और एक कृषक वर्ग है जो कि पूरे समाज के लिए भोजन का इंतजाम करता है, यानी वो खेतों में काम करके और भोजन का इंतजाम करता है। तो ये सब वर्ग अपना अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करते हैं और इनके आगे कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है कि जिससे ये काले धन का निर्माण करने लगते हैं। तो दोस्तों, इसमें जैसे उत्पादक वर्ग है, कोई उत्पादक वर्ग कपड़े का उत्पादन कर रहा है और कपड़ा वो मार्केट में बेच रहा है और उसने उत्पादित किया और उस पर माना कि वो 20% का लाभ लेकर और उसे मार्केट में बेच रहा है, तो उसे 20% का लाभ हो रहा है। बाकी जो भी लागत आ रही है तो वो उस लागत को सीधे श्रमिकों और उत्पादकों और कच्चे माल जब कृषकों से खरीदता है उसमें खर्च करता है। वहीं प्रशासक जो इसकी सुरक्षा करते हैं उस पर भी वो खर्च करता है और इनके लिए वो टैक्स के रूप में इस 10 में से 20% बचाता है, तो वो 10% टैक्स दे देता है। अब इसके पास केवल 10% ही लाभ रह जाता है और ये कार्य चल रहा है कि उत्पादन हो रहा है। उस उत्पादन का 20% जो बचता है उसमें से 10% उत्पादक लेता है और 10% वो प्रशासक यानी इस शासक वर्ग को दे देता है टैक्स के रूप में। तो दोस्तों, ये सब कार्य आराम से चल रहे हैं, लेकिन यही क्या होता है कि हमारे शासक वर्ग जो है उसे इस समाज के श्रमिकों और कृषकों के लिए कुछ लाभकारी योजनाएं लाने की सोचते हैं। और ये लाभकारी योजनाएं ये लाने की सोचते हैं तो इन्हें जो टैक्स दिया जाता है ये उसे खर्च करते हैं और जब खर्च करते हैं तो इसे और टैक्स लेने के लिए ये उतारू हो जाते हैं कि और आमदनी अपनी बढ़ाने की सोचते हैं। जब ये आमदनी बढ़ाएंगे तभी इन कृषकों का भला कर सकेंगे। तो ये या तो इस कपड़े से ये कहेंगे कि 10 के हमें 12% चाहिए, या तो ये 10 से इसे बढ़ा के 12 और 15% करेंगे अपने टैक्स को। अन्यथा की स्थिति में ये टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये टैक्स बढ़ाते हैं तो उत्पादक वर्ग नाराज होगा, तो ये टैक्स ना बढ़ा के कपड़े के दाम को नीचा कर देंगे। यानी उस दाम को जिस दाम पर ये बेच रहे हैं और अर्थव्यवस्था में सब कुछ सही चल रहा था, अब ये क्या करेंगे कि अपने दाम को डिसाइड करेंगे कि दाम को ये यहाँ कुछ रुपए या 5 रुपए कम कर देंगे, या 5% इन्होंने दाम को कम कर दिया। अब उत्पादक की लागत में से जो उत्पादन हो रहा था उसे वो बेचने के लिए इस दाम को जबरदस्ती 5% नीचा करने पड़ा, क्योंकि ये प्रशासक और शासक का दबाव है। तो जैसे ही इसने दाम को कम किया, कम करेगा तो उत्पादन भी कम कर देगा। अब ये मान लीजिए कि ये 1000 यूनिट बना रहा था और इसने अब उत्पादन को कम कर दिया, यानी कि अब ये 500 यूनिट बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही इसने 500 यूनिट बनाना शुरू किया
तो मार्केट में मांग तो 1000 यूनिट की थी, अब इसने 500 यूनिट कम कर दिए। अब जैसे ही 500 यूनिट कम हुए वैसे ही उस वस्तु की मार्केट में मांग बढ़ जाएगी और पूर्ति कम हो जाएगी। जब मांग बढ़ेगी और पूर्ति कम होगी तो मूल्य बढ़ने की ओर भागेगा, यानी मूल्य बढ़ना चाहेगा, लेकिन मूल्य चूंकि सरकार ने निश्चित कर दिया है अब ये बढ़ा नहीं सकते। अब इनके पास अतिरिक्त मांग तो बहुत है लेकिन ये उत्पादन नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, अपने उत्पादन के लिए जो ग्राहक पहले से ही मौजूद हैं उन्हें देने के लिए अपने उत्पादन को कुछ बैकडोर से बाहर निकाल देंगे। यानी ये उत्पादन के 500 यूनिटों को जिनकी मार्केट में मांग है उसे ये पीछे के रास्ते से या बनाएंगे और उसको अपने प्रोडक्शन में दिखाएंगे ही नहीं, प्रोडक्शन के कागज़ों में उसे नहीं दिखाएंगे और मार्केट में वो पीछे से ले आएंगे। और इसे खरीदने के लिए चूंकि अब इन्हें वो 10% का जो टैक्स दे रहे थे वो भी नहीं देना होगा, तो ये उस मार्केट को में उसे चोरी छिपे बेचना शुरू कर देंगे। और जब इस माल को यानी कि इस 500 यूनिट के माल को जब ये चोरी छिपे बेचेंगे तो उस बेचने से जो भी इनकम होगी, जो इन्हें प्रॉफिट होगा, और उस इनकम को ये दिखा नहीं सकते, उस इनकम को ये बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो सरकार खड़ी है इनसे कि ये माल तुमने क्यों बेचा है, तो उसके डर से इस इनकम को ये बचाएंगे नहीं। अब क्योंकि ये उत्पादक हैं, ये करोड़ों का कार्य करते हैं, तो करोड़ों रुपए इनके पास साल में अरबों रुपए इनके पास इकट्ठे हो जाएंगे और वही अरबों रुपए इनका ब्लैक मनी हो जाएगा। क्योंकि ये ब्लैक मनी ना चाहते हुए भी वो ब्लैक मनी बन गया। अब उस जो बन गया तो इसे कहीं ना कहीं ये लगाएंगे, या तो प्रशासकों को ये अनुदान, इन शासकों को चुनाव लड़ने के लिए अनुदान करेंगे, या फिर विदेशों को उस मनी को ले जाएंगे। वहीं ये शासक और प्रशासक वर्ग भी इसी तरह से काले धन को पैदा करता है, क्योंकि ये प्रशासक वर्ग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी निम्न पदी उच्च पद, और निम्न पद होता है तो कभी कभी किसी निम्न पद ने अगर कोई गलती की तो उच्च पद उस पर हावी हो जाता है, और उस पर हावी होने का एक ही मकसद है कि उसकी आमदनी में से कुछ पैसे उसे उस वर्ग को देना पड़ते हैं, जो कि वो ब्लैक मनी होती है, और वो ब्लैक मनी के ऊपर वो फिर सुरक्षित हो जाता है। तो ये शासक और प्रशासक वर्ग इस तरह से ब्लैक मनी बनाते हैं। वहीं ये शासक वर्ग कोई कानून किसी के अकॉर्डिंग बना देते हैं, या कुछ पैसा जो सार्वजनिक सेवाओं में लगाते हैं उस पैसे का कुछ हिस्सा अपने पास वापस ले लेते हैं। उसे वो टैक्स तो उसे नहीं कह सकते और ना ही उसे वो लेने के लिए बाध्य होते हैं, वो तो एक गिफ्ट के तौर में किसी को टेंडर देते हैं तो वो ले लेते हैं, और वो मनी इनके पास जब आती है शासकों के पास तो वो ब्लैक मनी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में अब ये ब्लैक मनी का चक्र शुरू हो जाता है, और ये सब अधिकारियों से लेकर और उत्पादकों से लेकर ये शासन और प्रशासन तक चलता रहता है, और ये खेल बराबर होता ही रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी बनती है, और कोई भी विकसित अर्थव्यवस्था इस ब्लैक मनी को ख़त्म नहीं कर सकती, और ये बनती ही रहती है। आजकल तो हमारे देशों में और हमारी इस प्रजातंत्र में भी ये ब्लैक मनी बहुत ही अच्छा कार्य करती है, इसी के द्वारा सरकारें आती और चली जाती हैं। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस ब्लैक मनी के बारे में? यदि ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।